नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज जिस तरीके से लखनऊ में आरएसएस प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई है, उससे कई बड़े समीकरण निकलते नजर आ रहे हैं। तरीके से बातें की जा रही हैं। कई अपने अपने हिसाब से राजनीतिक पंडित अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं अब योगी सख्ती से लैस हो जाएंगे, कोई कह रहे हैं कि योगी और भागवत की आज का बैठक कुछ ऐसा रचने जा रही है जिससे दिल्ली घबरा रही है। यानी गुजराती जोड़ी परेशान है। कई लोगों का यह भी मानना है कि लोकसभा में जब नेता प्रतिपक्ष ने नरवणे की किताब पढ़ी तो अमित शाह जी गुस्सा में उठकर चले गए थे, मोदी जी चले गए थे और राजनाथ भी चले गए थे। तब से लेकर अब तक अमित शाह उस भूमिका में नहीं दिख रहे हैं जो जिसमें वो दिखते थे, वरना इस किताब की अब तक धज्जियां उड़ जाती। उन्होंने किताब पर आज तक एक भी कमेंट नहीं दिया। उसके बाद आज भागवत की योगी से मुलाकात। आपको पता होगा कि भागवत जी 2-3 दिन गोरखपुर में रहे, लेकिन योगी जी से मुलाकात नहीं हुई, और मुलाकात हुई तो लखनऊ में हुई। इस पूरे प्रकरण में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं यूपी के वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद जी। परवेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। परवेज जी, आज क्या गुल खिलाया है आरएसएस योगी जी की पृष्ठभूमि ना तो आरएसएस की है और ना बीजेपी की है। उनके गुरु पार्टी के सांसद थे, तो ये सब कैसे गुल खिल रहे हैं? दोनों का अलग अलग अपना अपना संगठन, अलग अलग अपनी तैयारी। तो क्या होगा इस बैठक का नतीजा? देखिए शिव कुमार जी, ये मामला बड़ा दिलचस्प है इस बार, क्योंकि इस बार पहले से ही ये बात समझ में आ रही है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं जिसको लेकर दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार कहती रही। इंजन में टकराव है कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों इंजन अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक ही ओर दौड़ते नहीं दिखाई दे रहे। कभी मंत्रियों को लेकर कुछ विवाद है, कभी सरकार के अफसरों को लेकर विवाद है, कभी नीतियों को लेकर विवाद है। तो गतिरोध तीनों फ्रंट पर है, और वो गतिरोध इतना सामान्य नहीं है। गतिरोध इतना खुलकर है कि वो सत्ता को जब तब चुनौती भी देता है और सत्ता को चोट भी पहुंचाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चूंकि मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उन्हें अपना अध्यक्ष नहीं कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं। संघ प्रमुख को पूज्य कहते हैं स्वयंसेवक, पूज्य। और पूज्य कौन होता है? जो भगवान के तुल्य होता है। और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी परवेज जी, का ये तो आप बहुत हमारे मोदी जी के साथ ऐसी बात करने जा रहे हैं। आप भागवत जी को पूज्य बता देंगे। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मोदी जी तो ऊपर उठ चुके हैं और आप पूज्य बता रहे हैं भागवत जी को। ये तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए, आप ये नाइंसाफी नरेंद्र मोदी जी के साथ हो जाए, अमित शाह जी के साथ हो जाए, और किसी नेता के साथ हो जाए, लेकिन जो ध्रुव सत्य है, जिस सत्य पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की आधार नींव खड़ी हुई है, वो तो यही है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। और वो दावा भले करें कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, हम उससे अलग होके अपना सत्ता चला सकते हैं। तो ये जो भी सिस्टम चल रहा है और जिस तरह से दौड़ता दिखाई दे रहा है, इसके पीछे आरएसएस का खून पसीना ही है शिव कुमार जी। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि
इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐसा एनजीओ जिसका बहुत सारी चीजें इन राइटिंग में कानूनी तौर पर नहीं है, उस एनजीओ के मुखिया को आज से नहीं, गठन के साथ ही पूज्य कहा जाता रहा है, इसमें किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए। तो अब अगर पूज्य कहे जाने से प्रधानमंत्री जी की भावनाएं आहत हो रही है, निश्चित कुमार साहब की भावनाएं आहत हो रही, तो मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूं। ये ध्रुव सत्य है कि आरएसएस के मुखिया को उसके स्वयंसेवक पूज्य के रूप में पुकारते हैं और पूज्य ही कहते भी हैं। और ये विपक्ष भी बात कहता रहा है, सामान्य बुद्धिजीवी भी ये बात कहते रहे हैं कि आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं परवेज तो जी, लेकिन जी आरएसएस प्रमुख ने तो आज ये कह दिया कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है आरएसएस। ये रिमोट कंट्रोल ही तो नहीं है, यही तो बड़ी बात होती है ना कि जो घर का परिवार का मुखिया होता है, बड़ा आदमी होता है, वो ये कहाँ कहता है कि मैं अपने बेटे को चला रहा हूं। वो तो ऐसी नीतियां बनाता है कि बेटा उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाता है, और या तो बगावत कर देता है, दो ही चीजें होती हैं। तो बगावत करने की स्थिति में जो भाजपा रूपी बेटा है वो तो अभी है नहीं कि वो बगावत कर दे अपने परिवार के मुखिया से। ये परिवार के मुखिया का बड़प्पन है कि वो अपने बेटे को या बच्चों को ये अधिकार दे रहा है कि वो चाहे तो अपनी स्वतंत्र नीतियां तय कर लें। तो आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी का तो नड्डा अस्तित्व जी तो कह रहे थे, नड्डा जी तो कह चुके हैं कि भाजपा आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, नड्डा जी ने कहा 24 के चुनाव में, और परिणाम आपके सामने है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर नहीं होते ये दो बैसाखियां, तो बीजेपी की सरकार भी नहीं बनती। और अगर नीतीश कुमार अपने पुराने दिनों वाले नेता होते, 10 साल पहले वाले, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। और चुनाव से पहले जो उनको प्रधानमंत्री पद का गठबंधन का नेता, इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने की बात हुई थी, अगर वो बना दिया गया होता तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। और उसका एक ही असर है साहब, यही दो बड़े असर थे, जिसमें जेपी नड्डा जी ने कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उसके बहुत सारे कार्यकर्ता घर बैठ गए। वैसा ही कुछ चल रहा है यूजीसी को लेकर, और 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी, कि अगर नड्डा जी की तरह जैसे 24वें आरएसएस का कार्यकर्ता का एक बड़ा हिस्सा घर बैठ गया था, ऐसे ही ब्राह्मण समाज अगर कहीं 27 के चुनाव में घर बैठ गया, उसने सपा को तो वोट देने के लिए अभी वो फिलहाल दिखाई नहीं देता है, बाकी अंदर खाने क्या चल रहा है अलग विषय होगा। लेकिन अगर वो घर बैठ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश से साफ, और उत्तर प्रदेश से साफ तो राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाएगी, क्योंकि 27 के चुनाव के फौरन बाद राष्ट्रपति के चुनाव होंगे भारत में। और जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश के वोटों की अहमियत के बिना, वोटों में जिसकी अगर सत्ता नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत कठिन होता है। क्योंकि बंगाल में भी बीजेपी वापस नहीं लौट रही है, या बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, वहां भी ममता बनर्जी ही अभी सत्ता में रिटेन करेंगी। ऐसे में अगर यूपी हारी और ब्राह्मण सिर्फ अपने घर बैठ गया, उसने वोट डालना जाना जरूरी नहीं समझा, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी पार नहीं होगी। शिव कुमार जी, ये किसी को भ्रम हो ना हो, लोग अपना जातीय संतुलन बनाए, 52% बैकवर्ड और अति बैकवर्ड बनाए, लेकिन ब्राह्मण समाज भले वो 20%, 15%, 14% हो, ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर मिला के, लेकिन ये तीनों जातियां ऐसी हैं जो राजनीति की ड्राइवर हैं। अगर ये स्टेयरिंग, इन्होंने जब भी स्टेयरिंग छोड़ दी जिसके साथ भी, उसकी गाड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचती शिव कुमार जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर बीजेपी ने आरएसएस पर सवाल खड़े करना शुरू किए, या आरएसएस ने हाथ खींचना शुरू कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की स्टीयरिंग ही हिलेगी, बाकी पहिए वहिए थोड़े बहुत चलते रहेंगे, मैं उस पर कोई बात नहीं कह रहा हूं। तो बहरहाल मैं लौटता हूं आपके मूल सवाल की तरफ, कि उत्तर प्रदेश में आज शाम लखनऊ में
निराला नगर जो आरएसएस का मुख्यालय है और जहां पर आरएसएस के तमाम संघ प्रमुख आते रहे हैं, आज वहां पर योगी आदित्यनाथ और भागवत जी की मुलाकात हुई। यह मुलाकात तकरीबन 45 मिनट चली है और 45 मिनट अकेले की बातचीत है, यही सिर्फ दो लोग थे। उनके सेवकों को और उनके अंगरक्षकों को और उनके सेक्रेटरीज को भी वहां जाने से रोक दिया गया था। सिर्फ दो लोग उस कमरे में थे। ऐसे में तत्काल क्या बात हुई ये निकलकर आना या कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी और जो लोग इस पर कोई टिप्पणी करेंगे वो राजनीति को समझ नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाते और दर्शकों के साथ धोखाधड़ी करेंगे। तो हम 45 मिनट की बातचीत को, क्या बातचीत हुई इस पर तो कोई बात करने की स्थिति में है नहीं। स्पेशल न्यूज कवरेज सत्य के साथ रहता है, इसलिए आगे कोई बात हम इस पर अभी फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन एक राजनीति में देह की भाषा होती है, उससे कई इंटरप्रिटेशन होते हैं कि अगर हम शिव कुमार जी से मिलकर निकले तो हम किस अंदाज में निकले, ये भी कई बार राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो योगी आदित्यनाथ जी जब भागवत जी से निकले मिलकर तो मुस्कुराते हुए निकले। सामान्यतः भागवत जी पब्लिक प्लेस पर बहुत कम, सॉरी माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ पब्लिक प्लेस पर बहुत कम मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, पर आज जब वो भागवत जी से मिलकर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो गाड़ी में बैठे। और सामान्य भाषा ये है कि योगी जी हाथ भी नहीं हिलाते हैं पत्रकारों से, जनता से, कार्यकर्ता से, लेकिन आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ भी हिलाया। और इसके फौरन बाद एक और बात हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया है, वो अभी कुछ देर बाद उसकी घोषणा हो जाएगी या उसकी आदेश जारी हो जाएंगे कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, पुलिस कमिश्नर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में ऑनलाइन होंगे और उस हॉल में अफसरों के साथ आम जनता को बुलाकर भी उनकी समस्या सुनी जाएगी। तो देखिए, ये एक जो बात निकल कर आई है जिस पर फैसला होने जा रहा है, वो ये संकेत करता है कि मोहन भागवत जी ने जनता में सरकार के प्रति नाराजगी को लेकर कोई ना कोई बात कही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से या सरकार की ओर से इतना बड़ा फैसला लिया गया है। ये एक ऐसी बात है। जी जी तो सुखवार क्या जी, आप आप कुछ पूछ रहे ये हैं? रोज रहेगा या सप्ताह में कुछ दिन रहेगा मुख्यमंत्री के साथ ये समन्वय? अभी आज जो बात हुई है उसमें रोज की बात हुई है कि मुख्यमंत्री रोज 10 बजे जुड़ेंगे और कुछ देर लोगों से, उसी में रैंडम किसी जिले के लोगों से, वहां के अफसरों से, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे उसके जरिए वो आकलन करेंगे कि जमीन में क्या चल रहा है और स्थितियां क्या है, सरकार की नीतियां कितनी जमीन तक पहुंच पा रही। यही वो एक लाइन है जो संकेत करती है कि भागवत जी, और 45 मिनट बातचीत कोई किसी का हालचाल तो लेता नहीं है जब दो राजनेता, एक देश का शीर्ष नेता और एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कई देशों से बड़ा राज्य है से मिल रहे हैं, तो राजनीतिक बातचीत ही हुई होगी। जाहिर सी बात है कि दो राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, 27 में उत्तर प्रदेश के और इसी साल बंगाल में चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती है। तो और एक दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने जो 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी, शिव कुमार जी, मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बताऊं। एक तो उन्होंने कहा कि 3 बच्चे भारतीयों को, हिंदू समाज को, सनातनियों को करना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात कही कि सभी का डीएनए एक है और जब सद्भाव कायम रहेगा तभी बात होगी। तीसरी बात उन्होंने घर वापसी की भी की कि घर वापसी कराई जाए और जो घर वापसी कर रहे हैं उनके सम्मान में कोई कमी ना रह जाए। ये 3 ऐसी राजनैतिक बातें हैं और सामाजिक बात भी है इसमें,
जो ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस जरिए आरएसएस उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है जो भारत के लिए नई भी है और नए भारत की का एक पहिया भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही लाइन योगी आदित्यनाथ बहुत लंबे समय से लेते चले आ रहे हैं। तो दो ड्राइवर जो देश को चला रहे हैं, देश प्रदेश को, उनकी भाषा और उनकी ड्राइविंग स्पीड, लय एक जैसी मिलती हुई लग रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई नई भविष्य का नया नेतृत्व या भविष्य की नई नीति की बुनियाद आज रखी गई होगी। मैं इन दो लाइनों को डिकोड करके ये समझने की कोशिश कर रहा हूं या अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद एक नई नीति रखी गई है। इधर जो बात आपने एक किताब की जिक्र किया कि एक मार्शल साहब की एक किताब जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, उसको लेकर कई सवाल लगे और एक कैबिनेट नोट में यह बात भी आया कि अब 10 सालों तक कोई भी रिटायरमेंट के बाद किताब नहीं लिख सकेगा। घबराहट तो दिल्ली सरकार में है उस किताब को लेकर, जाहिर सी बात है ऐसे फैसले करने की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन सवाल ये भी बात है कि क्या दिल्ली में भी कुछ अलग तरीके का चल रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के पास 3 इक्के हैं और जब तक 3 इक्के हैं तब तक वो सत्ता में रहेंगे। 3 इक्कों की स्टार्टिंग की बात मैं बताना चाहता हूं। ए फॉर अंबानी, ए फॉर अडानी, ए फॉर अमित शाह। अगर ये 3 हैं तो मोदी जी की सत्ता पूरी तरीके से कायम रहेगी। उसी में से एक ए मिसिंग हल्का हल्का पिछले एक हफ्ते से दिख रहा है। उसके कारण क्या है? और वो ए जो तीसरा ए मिसिंग दिख रहा है, उसी ए के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बातें भी है। यह भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम का मोदी जी के तीसरे ए के साथ बहुत अच्छा समन्वय नहीं है। हालांकि पब्लिक प्लेस पे वो सब एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे में भागवत जी की यह मुलाकात 45 मिनट और गोरखपुर में रहने के बावजूद मुलाकात ना होना नए राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। और 27 की कोई नई गाथा 2027 में यूपी जीतने के लिए संघ परिवार कोई नई गाथा, कोई नई स्ट्रेटजी या कोई नई कहानी तैयार कर रहा है। शिव कुमार जी, नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन बात यह है कि वक्त के हिसाब से देखना पड़ेगा। बीजेपी इस समय दिल्ली के नेतृत्व के हिसाब से बात करें तो संकट में है, चाहे वो एपस्टीन फाइल हो या फिर नरवणे की किताब हो या यूजीसी का कार्यक्रम हो और कल फिर गलगोटिया का ये प्रोग्राम हो। बीजेपी की लगातार फंसने की पोजीशन दिख रही है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की बैठक ये गुल क्या खिलाएगी, इसकी अभी प्रतीक्षा रहेगी। 1-2 दिन में सभी खबर नवीस इस बैठक का जिक्र करेंगे। इस बैठक का अंदरूनी बातें सामने आ जाएंगी। अगर योगी के फेवर में होंगी तो योगी मुस्कुराकर बता देंगे, उनके डिसफेवर होंगी तो 3 दिन में ये सब बातें सामने आ जाएंगी। तब तक के लिए हम परवेज जी से बात करेंगे कि कल जरूर या आज शाम तक दिन में हमारे दर्शकों को ये जानकारी करके बताएं कि आखिर क्या गुल खिला उन 45 मिनट में, क्या वजह बनी, क्या बात हुई और कहां है वो ट्रिपल इक्का का एक ए, कहां है भाजपा के चाणक्य, कहां है भाजपा के करता धरता अमित शाह जो 1 मिनट में कार्यकर्ता का हौसला बढ़ा देते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों ये चर्चा शुरू हुई? फिलहाल आपसे इजाजत लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।